दोस्तों, कंपाउंड्स की दोस्ती का ये आलम K2Cr2 7 से चलकर KMnO4 तक आ गया। क्या समझे? हाँ, हम यही समझे कि आज के इस प्यारे से सेशन में KMnO4 से रिलेटेड, पोटासियम पर मैग्नेट से रिलेटेड तमाम बातें कर रहे होंगे। उम्मीद है यार नोटबुक और पेन आपने निकाल लिया होगा और K2Cr2 को आपने जान लिया होगा। आप सभी का इस प्यारे से सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम। प्यारे दोस्तों, नोटबुक पेन निकाल लें और सीट बेल्ट को टाइट कर लें, क्योंकि खूब सारे रिएक्शन हम जान रहे होंगे। आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो बातें इस कान से जाएंगी, इससे निकल जाएंगी। सारी बातें सुनेंगे, सब कुछ अंडरस्टैंड होगा और एग्जाम में मार्क्स भी आपके आएंगे, चाहे एग्जाम कोई भी हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, वो सारे ध्यान रखिए, उनसे ही क्वेश्चंस बन रहे होंगे और यार आप पूरा स्कोर कर रहे होंगे। हाँ, ये सब कुछ सीख जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, चाहे एग्जाम कोई भी हो, नीट हो, जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड हो, इनफैक्ट बोर्ड में भी यार आप मचाएंगे। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे तो ऐसा कारनामा क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। तो देखिए, फिर स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन से। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। क्या आप जानना चाहेंगे पायरोलुसाइट ओर कौन सा ओर है? MnO2 को बोलते हैं पायरोलुसाइट। क्लियर हुआ इसका फॉर्मूला? कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग पायरोलुसाइट ओर with KOH और K2CO3 in presence of atmospheric oxygen। MnO2 को KOH या K2CO3 से ट्रीट किया जाएगा in presence of atmospheric oxygen और any other oxidizing agent such as KNO3 can be used। जी हाँ, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला कोई और एजेंट भी लिया जा सकता है। ऑक्सीजन यार एयर से तो मिलती है ही, इसके अलावा कोई एडिशनल अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना चाहें तो आपकी चॉइस है। क्या करना होगा? देखिए, MnO2 को ट्रीट करना होगा KOH के साथ, और यार कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जा सकता है या फिर एयर की प्रेजेंस में। हाँ, यहां से भी तो O2 मिल रहा होगा, इससे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मैंगनीज का चार्ज फिलहाल आप देखेंगे +4 मिल रहा, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इस प्रकार से आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इसकी खोपड़ी में ज्यादा प्लस चार्ज मिल रहा होगा ऑक्सीडाइज होने के बाद। K2MnO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, K2MnO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यार बैलेंस करना है तो देखिए किस प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है। H2O बनेगा। हाँ, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर हमें H2O लिखना होगा। बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं? बैलेंस कर लेंगे, वेरी गुड। अरे बैलेंस कर लोगे? कर लेंगे। और देखिए, MnO2 को अगर आप चाहते हैं K2CO3 से ट्रीट करना, या तो KOH से या फिर K2CO3 से, आपकी मर्जी है, आप इसको ट्रीट यार कर सकते हैं K2CO3 से भी, एयर की प्रेजेंस में, या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप यूज कर लें, कोई टेंशन नहीं है। यहां में देखिए मैग्नीज की खोपड़ी में +4 चार्ज है, ये अपने प्लस चार्ज को इंक्रीज करना चाहेगा और पोटासियम मैग्नेट बनाना चाहेगा। और इस प्रकार से देखना रिएक्शन हुई होगी, और यहां कार्बोनेट है तो CO2 गैस भी जरूर इवोल्व हुई होगी। और देखना मैग्नीज का चार्ज +4 से यार इस प्रकार के ट्रीटमेंट के बाद कितना हो गया है, ध्यान से देख लो, ये +6 हो गया है। मैग्नेट में मैग्नीज का चार्ज कितना होगा? +6 होगा मैग्नीज की खोपड़ी में। ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। तो इस प्रकार से हमने MnO2 से मैग्नेट आयंस को बना लिया है। आगे क्या करना होगा? मैग्नेट आयंस का जो कलर होगा ये ग्रीन होगा। कैसा होगा? ग्रीन होगा। द मास टर्न्स ग्रीन with the formation of potassium magnet K2MnO4। बिल्कुल सही सुना आपने, K2MnO4 बनेगा, जो मास है ये यार ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और ग्रीन कलर किसका है? मैग्नेट आयंस का है, K2MnO4 का है।
ये बात आपने याद कर ली है। देखिए आगे आगे हम K2MnO4 को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे ताकि इंप्योरिटीज से अलग किया जा सके और प्योर क्वांटिटी हमें K2MnO4 की मिल पाए। तो सॉल्यूशन इज नाउ ट्रीटेड विद क्लोरीन और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट मैग्नेट इनटू परमैग्नेट। फर्दर क्या करना होगा, इसको यार और ज्यादा ऑक्सीडाइज करना होगा। और क्या करना होगा, कैसे इसको और ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इंप्योरिटी से अलग किया जाएगा। K2MnO4 हमारे पास है, मैग्नीज की खोपड़ी में +6 चार्ज है, हमें तो परमैग्नेट बनाना है, परमैग्नेट आयन चाहिए हमें। तो क्या कर रहे होंगे, या तो क्लोरीन से ट्रीट कर दें या फिर ट्रीटमेंट हो ओजोन से, O3 प्लस पानी, इससे ट्रीट किया जाए, या फिर बोला गया है आप कार्बन डाइऑक्साइड से भी इसको ट्रीट करना चाहें ट्रीट कर सकते हो, कोई एतराज नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए यार यहां क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, फिलहाल 0 चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, इसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और इसका प्लस चार्ज यार इंक्रीज हो जाएगा। मुझे लगता है KMnO4 बन जाएगा, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मैग्नीज ने अपना चार्ज +6 से इंक्रीज कर लिया है, +7 हो गया है, तो ये शानदार कंपाउंड होगा जिसमें मैग्नीज का चार्ज +7 मिल रहा होगा, दैट इज पोटासियम पर मैग्नेट। हाँ, पर मैग्नेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसका मिलता है पर्पल कलर, इसका मिलता है पर्पल कलर, ठीक है। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खाया होगा तो Cl- बना, K + Cl-, यानी KCl भी साथ में जरूर बना होगा। आगे देखिए, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, मैग्नीज की खोपड़ी में जो चार्ज है ये इंक्रीज हो जाएगा, ये +6 से चेंज होकर कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। बोलो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है। और यहां देखिए जो O3 है, पानी के अंदर ये OH- आयंस भी बना रहा होगा, और OH- और K+ यहां से मतलब KOH की फॉर्मेशन हो रही होगी इस केस में। बोलिए ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं है। यहां भी देखिए यही हुआ है, O3 ने मैग्नीज के इस चार्ज को, जो इसकी खोपड़ी में आप देख रहे हैं, जो कम चार्ज, हाँ वैसे तो ज्यादा है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम चार्ज है, ये अपने प्लस चार्ज को इंक्रीज करना चाहेगा। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया है, इसको आपने मजबूर किया है, तो KMnO4 बन जाएगा। अगेन पर्पल कलर का कंपाउंड बन रहा होगा, और बैलेंस करने के लिए साथ में KOH भी आपको लिखना होगा। CO2 के साथ ट्रीट करने पर क्या होगा, कभी सोचा है आपने इसके बारे में, CO2 के साथ ट्रीट करने पर क्या होगा। देखिए यहां फॉर्मेशन होगी K2CO3 की, हाँ K2CO3 बनेगा, लेकिन मेन कंपाउंड ये बनेगा, KMnO4 प्लस K2CO3 बन रहा होगा, K2CO3 बन रहा होगा। मैग्नीज ने अपने प्लस चार्ज को इंक्रीज कर लिया है, ठीक है, कितना हो गया है, ये +7 हो गया है। तो फिर यहां पर यार आप बताएं, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन किसकी होगी, अकेली ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकती है। यहां तो हमारे पास इस प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, तो यार रिडक्शन इनकी हो गई है, इन्होंने ऑक्सीडाइज कर दिया है, लेकिन यहां रिडक्शन किसकी हुई होगी, ऑक्सीडेशन तो हो गया, मैग्नीज ने +6 से अपने चार्ज को इंक्रीज कर लिया, पर मैग्नेट आयंस बन रहे हैं, पोटासियम पर मैग्नेट बन रहा है जहां मैग्नीज का चार्ज ज्यादा मिल रहा है, तो चार्ज डिक्रीज किसका हुआ, यहां तो किसी का चार्ज डिक्रीज नहीं हुआ होगा। यहां देखिए शानदार अंदाज में यार MnO2 मिलेगा, जहां मैग्नीज का चार्ज डिक्रीज्ड आपको मिलेगा, दैट इज +4, यानी मैग्नीज ने ही ऑक्सीडेशन किया है, रिडक्शन किया है, जब इसको CO2 के साथ ट्रीट किया, KMnO4 को बनाया हमने, कब, जब K2MnO4 को CO2 के साथ हमने ट्रीट किया। बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं है। जब K2MnO4 को CO2 के साथ ट्रीट किया तो ये तमाम चीजें हमें मिल रही होंगी, क्लोरीन के साथ ट्रीट करने पर ये मिल रहा हो, ओजोन के साथ ट्रीट करने पर ये मिल रहा होगा, इन सारे केसेस में हमें KMnO4 ही मिल रहा होगा। यानी K2MnO4 को क्लोरीन से ट्रीट किया जा सकता है, ओजोन से ट्रीट किया जा सकता है, और CO2 से भी ट्रीट किया जा सकता है। तोते की तरह सारी बातें आप याद कर लो, नहीं याद करोगे
आगे परेशानी हो जाएगी। एग्जाम में तो यार बहुत बारीक सी कोई बात आपसे पूछ ली जाएगी, आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तमाम बातें जिस प्रकार से मुझे याद हैं, मैं आपको रिप्लाई करता हूं, आपको बताता हूं, वैसे वैसे यार चीजें बुनते हुए, स्वेटर बुनते हुए देखा है ना आपने गांव में, हाँ शहर में भी देखा होगा हाथ से बुनी हुई स्वेटर आपने कभी पहनी है? वैसे ही कॉन्सेप्ट को बुनना होगा अपने हाथों से, ठीक है। और उस स्वेटर को पहनते तो यार ठंडी बहुत कम लगती है या लगती नहीं है। मैंने तो बहुत पहनी है अपने गांव में ऐसी स्वेटर। तो कॉन्सेप्ट को ऐसे ही बुनते चलोगे तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी और आप भूलेंगे नहीं, चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, बिल्कुल चमाचम चमक जाएंगी चीजें यार। चलें फिर आगे देखिए। आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, जो आपने अभी भी ये वाला काम देखा है MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस, MnO2 और MnO4 माइनस में कन्वर्ट हुए, इस पर यार कमेंट पास करना चाहूंगा। इतना कहना चाहूंगा कि ये डिसप्रपोर्शनेशन का केस है, सेम ही चीज ऑक्सीडाइज हुई है, रिड्यूस हुई है। मैं बात कर रहा हूं इसके एसिडिक मीडियम में CO2 के साथ डिसप्रपोर्शनेट होने की। मैंगनीज का चार्ज इंक्रीज भी हुआ है और मैंगनीज का चार्ज डिक्रीज भी हुआ है। ऐसा एसिडिक, न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम में हो सकता है, कम एल्कलाइन हो। जो मैंगनीज है जिसकी खोपड़ी में +6 चार्ज है, ये अपने चार्ज को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ये अपने चार्ज को चेंज कर पाएगा, इंक्रीज भी कर पाएगा और डिक्रीज भी कर पाएगा। इस प्रोसेस को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या है ये? डिसप्रपोर्शनेशन। तो ये आपको याद रखना है। ये जो कार्यक्रम होगा ये एसिडिक मीडियम में होगा, न्यूट्रल में होगा और फेंटली एल्कलाइन मीडियम में होगा। तो ध्यान रखना आपको, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। CO2 गैस मतलब मीडियम एसिडिक है और मैंगनीज का चार्ज +6 से +7 और +4 हो पाएगा, इसकी डिसप्रपोर्शनेशन हो जाती है। जो मैग्नेटाइंस हैं ये डिसप्रपोर्शनेट होकर पर मैग्नेटाइंस में तब्दील हो पाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो जाना चाहिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसके अलावा जब KMnO4 बन ही गया है तो ये वाली बात भी याद रख लो यार, KMnO4 is used as सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है ना। इसको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड मानते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? Why KMnO4 is secondary standard but K2Cr27 is primary standard? ऐसा क्यों है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा आपने इसके बारे में, अब सोच लो। ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्यों है? Why it is secondary standard? क्योंकि KMnO4 के साथ इंप्यूरिटीज एसोसिएटेड होती हैं, K2Cr27 के साथ एसोसिएटेड नहीं मिलती हैं। Because impurities are associated, because MnO2 as impurity is associated with KMnO4 due to its decomposition। इस पॉइंट को नोट कर लो। इसके साथ इंप्यूरिटीज एसोसिएटेड रहने की वजह से इसकी जो क्वांटिटी है ये चेंज हो जाएगी। तो इसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड लेकर नहीं चलेंगे, इसे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड मानेंगे। दूसरे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को जानने के लिए इसको हम इस्तेमाल में लाने की बजाय K2Cr27 को इस्तेमाल में लाएंगे तो यार एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो रही होंगी। हीट करने पर KMnO4 इस प्रकार से हायर टेम्परेचर पर K2MnO4 MnO2 एंड O2 में करता है डिकम्पोज। नोट कर लो, और टेम्परेचर अगर कम है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्लो होगी, लेकिन होगी तो जरूर, हाँ होगी जरूर। इससे यार
KMnO4 की जो क्वांटिटी है बदल जाएगी इंप्योरिटी आने से, बिल्कुल। इसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड ना मानते हुए इसको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड मान रहे होंगे। बोलो ये वाली कहानी क्लियर है कि नहीं? इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे होंगे आजकल यार मैग्नेट आयन से पर मैग्नेट आयंस कैसे बनाएंगे। नाउ ए डेज दिस कन्वर्जन इज डन इलेक्ट्रोलिटिकली। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखा, करंट पास करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंजेस लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करना होगा? इस केस में यार इसे इलेक्ट्रोलाइज करना होगा बिटवीन आयरन कैथोड एंड निकल एनोड। आयरन कैथोड और निकल एनोड को यूज करते हुए, इस्तेमाल में लाते हुए हम यार ये कन्वर्जन कर रहे होंगे। डाइल्यूट एल्कली सॉल्यूशन इज टेकन इन कैथोडिक कंपार्टमेंट, जहां पर कैथोड कौन सी होगी? आयरन होगी। एंड पोटासियम मैग्नेट सॉल्यूशन इज टेकन इन एनोडिक कंपार्टमेंट। ऐसा हम कर रहे होंगे तो यार जो सेल पोटेंशियल है ये हमें ज्यादा मिल रहा होगा। बोथ कंपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड, दोनों ही कंपार्टमेंट्स को सेपरेट किया गया होगा। ऑन पासिंग करंट ऑक्सीजन इवोल्व एट एनोड and oxidizes magnet into permanganate while hydrogen gas is evolved at cathode। हाँ, कैथोड पर यार हाइड्रोजन गैस बन रही होगी। तो देखिए एनोड क्या है? जहां ऑक्सीडेशन होगा, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। निकल एनोड को इस्तेमाल में लाया गया है। ऑक्सीडेशन किसका होगा? MnO4 2- जो मैग्नेट आयंस हैं ये पर मैग्नेट में कन्वर्ट होंगे, MnO4- बनेगा। हाँ, पोटेंशियल अप्लाई करने पर ऐसा होगा। कैथोड किसे बोलते हैं? जहां रिडक्शन हो, आयरन कैथोड है पे रिडक्शन टेक्स प्लेस, कैथोड उसको बोलेंगे जहां क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसकी होगी? देखिए रिडक्शन होगी जो H+ आयंस होंगे। हाँ, H+ आयंस होंगे, बिल्कुल होंगे, पानी के होंगे H+ आयंस। तो यार इलेक्ट्रॉन पाकर यहां देखिए H2 गैस इवोल्व हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन पाकर ये क्या इवोल्व करवा रहे होंगे? H2 गैस को ये इवोल्व करवा रहे होंगे। H2 गैस यहां से इवोल्व हो रही होगी। बोलो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर ये कहानी क्लियर है तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम यार इसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज को जान रहे होंगे। इट इज पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है, पर्पल कलर होता है, क्रिस्टलाइन है, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है आयंस की सॉलिड स्टेट में। ये वाली बात तो क्लियर हो गई। इट इज फेयरली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में यार सोल्युबिलिटी अच्छी रहती है, कोई टेंशन नहीं है। व्हेन इट इज हीटेड अलोन और विद एल्कली, एल्कली के साथ इसको गर्म किया जाएगा या फिर अकेला इसको गर्म किया जाएगा, इट डिकम्पोजेस इवोल्विंग O2। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम जानते हैं, जब भी KMnO4 को गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा तो K2MnO4 बनता है। रट लो इसको, याद कर लो यार, MnO2 बनता है और O2 गैस इवोल्व होगी। बोलो ये वाली कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर ये वाली कहानी आपको क्लियर हुई तो आगे देख लो। इट एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और सबसे ज्यादा ताकत होती है एसिडिक मीडियम में। इसका इन्फेक्टर एसिडिक मीडियम में बात की जाए तो ज्यादा मिलता है। इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने आपको रिडॉक्स में सिखाई है, बेन 153। इसको याद कर लो, काफी बार नीट और जेईई में क्वेश्चंस आए हैं। एक नंबर को बैन कर दो 153। इसका क्या मतलब? बेसिक मीडियम में इसका इन्फेक्टर होगा 1, एसिडिक में होगा 5 और न्यूट्रल में होगा 3। बोलो ट्रिक लाजवाब है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, मुझे तो काफी अच्छी ट्रिक लगती है। तो देखिए KMnO4 किस में तब्दील होगा? KMnO4 में जो मैग्नीज है ये किस में कन्वर्ट होगा? यहां मैग्नीज का चार्ज +7 है। ये मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। ये मैग्नीज 4+ में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। ये मैग्नीज 6+ में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। कौन से मीडियम में मैग्नीज 2+ बनेगा? एसिडिक मीडियम में काम होगा। एसिडिक मीडियम में ये वाला काम होगा। ये वाले जो लोअर स्पीसीज होंगे, जो इलेक्ट्रॉन खाने के बाद हमें लोअर स्पीसीज मिल रहे होंगे, ये स्टेबल होंगे एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में क्या होगा? बेसिक मीडियम में देखिए ये वाला काम होगा।
स्ट्रॉन्गली बेसिक है तो ये वाला काम होगा, लोअर स्पीसीज ये वाले मिल रहे होंगे। लेकिन अगर मीडियम हुआ न्यूट्रल, ध्यान से सुनना, न्यूट्रल, तो ये वाला काम होगा। मैग्नीज का चार्ज +7 से +4 मिल रहा होगा, ठीक है ना। न्यूट्रल मीडियम होगा तो ऐसा होगा, और न्यूट्रल या फिर इसे फेंटली एल्कलाइन भी आप मान सकते हो। फेंटली एल्कलाइन का केस हुआ तब ये वाला काम होगा। मैग्नीज का चार्ज +7 से +4 हो जाएगा रिएक्शन के दौरान, जब एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको हम इस्तेमाल में ला रहे होंगे, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम इस्तेमाल में लेकर आ रहे होंगे, तो ऐसे केस में ये अपने किस प्रकार से रिडक्शन करवाएगा, कौन कौन से लोअर स्पीसीज स्टेबल मिल रहे होंगे, ये आपके सामने है। इसको आप ऐसे याद कर लो, बेन 153 मतलब बेसिक में 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये 1 MnO4 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो चार्ज देखना +7 से कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में ये एक मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा। इस बेन 153 का मतलब ये है, एसिडिक में इस 5 का मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो 5 खाएगा तो चार्ज +2 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। न्यूट्रल या फिर काफी कम एल्कलाइन, फेंटली एल्कलाइन, काफी कम एल्कलाइन मतलब एक मॉलिक्यूल, एक स्पीसीज 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। है ना ये ट्रिक बिल्कुल लाजवाब, जल्दी से याद हो गया ना आपको। अब देखिए, इक्विवेलेंट वेट के बारे में बोल रखा हो, इक्विवेलेंट वेट बता दो, तो बिल्कुल सिंपल काम है, मोलर मास बाय क्या करना, एन फैक्टर करना है। और एन फैक्टर आपके सामने है किस प्रकार से, 153 मोलर मास इसका फाइंड कर लोगे, एन फैक्टर से डिवाइड कर लोगे, तो इससे आपको इक्विवेलेंट मास भी मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यार आप आसानी के साथ आंसर कर पाएंगे। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यार तीनों ही मीडियम में होगा, एन फैक्टर अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा दूसरे स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करने का, ठीक है। एसिडिक मीडियम वाली जो रिएक्शन है, मेजोरिटी रिएक्शन यार हम यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि हमारे सिलेबस में होंगी। बाकी न्यूट्रल मीडियम और एल्कलाइन मीडियम की भी यार उतनी बात करेंगे जितना हमारे सिलेबस में है। जो पोटेंशियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन, इसको लिखा जा सकता है। हाँ, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के केस में इस पोटेंशियल इक्वेशन को आप याद कर लो, इससे बहुत सारी इक्वेशन लिखना आपके लिए आसान रहेगा, बहुत सारे कन्वर्जन आप सीख पाएंगे। देखिए किस प्रकार से पोटेंशियल इक्वेशन को याद रखना है, तो KMnO4 के लिए भी आप सीख लीजिए, KMnO4 + H2SO4। एसिडिक मीडियम की हम बात कर रहे होंगे, फिर न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन का केस देख रहे होंगे। तो यहां देखिए K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, और H2O बन रहा होगा। हाँ, और रिएक्टिव O भी मिल रहे होंगे, और रिएक्टिव O भी हमें मिल रहे होंगे। ऐसे केस में यहां कोफिशिएंट 2 आएगा, यहां कोफिशिएंट 3 आएगा, यहां कोफिशिएंट आएगा 2, यहां कोफिशिएंट आएगा 3, यहां कोफिशिएंट आएगा 5, ठीक है। बोलो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है। तो एसिडिक मीडियम में हमें इस प्रकार से यार कोफिशिएंट्स मिल रहे होंगे, इस प्रकार से हमें कोफिशिएंट्स मिल रहे होंगे एसिडिक मीडियम में। इसमें कोई टेंशन नहीं है इसमें, इस प्रकार से हमें कोफिशिएंट्स एसिडिक मीडियम में मिल रहे होंगे। याद कर लिया है, सारे एटम सारे स्पीसीज बैलेंस्ड हैं क्या? हाँ, मुझे तो बैलेंस्ड लग रहे हैं, आपको भी लग रहे हैं क्या? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो ठीक है, फिर आगे देख लो। न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन के केस में क्या होगा, KMnO4 + H2, KMnO4 + H2 बैलेंस करना जरा। एसिडिक मीडियम में तो आप जानते हैं मैग्नीज यार +7 से +2 तक गया है ना। इनफेक्टर कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन है पर मॉलिक्यूल, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन है, इनफेक्टर 5 होगा। लेकिन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम के केस में इनफेक्टर मिलता है कितना, 3 मिलता है, ठीक है। इस ट्रिक से आपने देख लिया इनफेक्टर 3 मिलता, मतलब +7 से चार्ज इसका +4 मिल रहा होगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन खा जाए मतलब MnO2 बन रहा होगा। 3 इलेक्ट्रॉन खाए इसने, चार्ज इसकी खोपड़ी में +4 हो गया, +4 मिल रहा है। और देखिए और क्या बनेगा, इसके साथ में KOH बनेगा। हाँ, KOH बनेगा, तभी तो बैलेंस कर पाएंगे। और रिएक्टिव O यहां भी मिल रहा होगा। ये तो रिस्पॉन्सिबल है दूसरे स्पीसीज के
ऑक्सीडाइज होने के लिए, हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके साथ यार कोई दूसरा स्पीसीज रिएक्ट हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहां से देखिए जो रिएक्टिव ओ मिल रहे होंगे, ये रिएक्टिव ओ ही रिस्पॉन्सिबल है दूसरे स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करने के लिए। इनके कोरस्पॉन्डिंग यार दूसरे स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा होगा। तो यहां देखिए फिलहाल बैलेंस करना है, कोफिशिएंट 2 मिलेगा, पोटासियम इस तरफ भी 2 मिलने चाहिए, यहां भी कोफिशिएंट 2 मिलेगा, पोटासियम 2 मिलने चाहिए, तभी तो यार हाइड्रोजन 2 मिलेंगे, है ना, हाइड्रोजन बैलेंस हो पाएंगे। जब पोटासियम को मैंने 2 लिखा तभी तो हाइड्रोजन 2 हुए, और इसके लिए हमें यहां भी पोटासियम को 2 लिखना होगा। चलिए ये क्लियर है। ऐसा करने से मैंगनीज भी 2 हो गए, हाँ मैंगनीज 2 है तो यहां भी 2 लिखना होगा। यहां देखिए नंबर ऑफ ओ कितने, 8 + 1 9 है, यहां देखिए 4 + 2 6 + 1 7 है। तो क्या करें, इनको 9 लिखना, क्या करना होगा इसके लिए, कोफिशिएंट को हमें 3 चूज करना होगा। ऐसा करने से देखिए कोफिशिएंट को 2 1 2 1 2 2 3 चूज करने से, ऐसा करने से हमें यार ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, पोटेंशियल इक्वेशन हमें ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें, अरे कोई डाउट है क्या, याद कर लिया आपने इसको, चलिए वेरी गुड। इन दोनों ही इक्वेशन के करिश्मे से आप देखना खूब सारे इक्वेशन लिख पाएंगे, ढेर सारे इक्वेशन आप लिख पाएंगे। आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटासियम आयोडाइड, हाँ बिल्कुल लिबरेट होगी। एसिडिक मीडियम में कैसे लिबरेट होगी, देखिए I- ऑक्सीडाइज होगा तो I2 लिबरेट होगी। सिमिलर मैनर में अगर Cl- हुआ तो Cl2 लिबरेट हो जाएगी, Cl- हुआ तो Cl2 लिबरेट हो जाएगी। इसीलिए यार बोला जाता है दूसरे स्पीसीज को जब ऑक्सीडाइज करना है तो HI और HCl को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होकर बैठ जाएंगे, इसको खराब कर देंगे। तो इसलिए एसिडिक मीडियम लेना है तो H2SO4 जैसे एसिड को आप इस्तेमाल में लेकर आए, जो कि यार फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इस प्रकार का कोई एसिड लेंगे, Cl- फ्रॉम HCl अगर मिल रहा हो तो ये तो Cl- को ऑक्सीडाइज कर देगा, कौन, KMnO4। मतलब हमने तो मीडियम के लिए इसको एसिड की तरह यूज किया, लेकिन इसने तो यार KMnO4 की शक्ल बदल दी और खुद की शक्ल भी इसने बदल ली। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यार ऐसे एसिड को इस्तेमाल में नहीं लेकर आए। ऐसा क्वेश्चन मिलता है एनसीईआरटी बुक में, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई HCl इज नॉट यूज्ड एज ए मीडियम फॉर KMnO4, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद KMnO4 एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl2। हाँ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया, इसलिए इसको एज ए मीडियम हम इस्तेमाल में नहीं लेकर आएंगे। किसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे एज ए मीडियम, देखिए KMnO4 प्लस HCl नहीं एज ए मीडियम इस्तेमाल में लेकर आएंगे, H2SO4 को लाया जा सकता है। यहां सल्फर +6 चार्ज के साथ है, जो कि मैक्सिमम चार्ज है, इसकी खोपड़ी में जो चार्ज है मैक्सिमम चार्ज है, ये फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, तो इसको एज ए मीडियम हम इस्तेमाल में लेकर आएंगे। तो मैंने क्या बताया, यहाँ कोफिशिएंट 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, K2SO4 मिल रहा होगा, एसिडिक मीडियम है तो MnSO4 बनेगा, याद कर लिया, यहाँ 2 आएगा, 3H2 होगा, 5 रिएक्टिव O मिल रहे होंगे। आगे देखिए, Ki इसके साथ रिएक्ट हुआ, I- I2 में तब्दील हुआ, I- में तब्दील हुआ, ये लीजिए I2 बना। 2 आयोडीन है, यहां भी 2 I- होने चाहिए। 2 I- के लिए क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट यहां पर 2 लिख रहे होंगे, इसमें कोई डाउट। तो देखिए 2 पोटासियम भी मिल रहे होंगे साथ में, हाँ I- के साथ में 2 पोटासियम भी मिल रहे होंगे, तो यहाँ H2SO4 लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा, और रिएक्टिव O भी लिखना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन से पानी बन रहा होगा, और रिएक्टिव O ही तो रिस्पॉन्सिबल है I- को I2 में तब्दील करने के लिए, तो रिएक्टिव O को तो लिखना ही होगा। ये रिएक्टिव O एंड H2 पानी बना रहे होंगे, ये पानी बना रहे होंगे। 2K प्लस SO4 2- यहां से क्या बन रहा होगा, K2SO4 बन रहा होगा, यहां से क्या बन रहा होगा, K2SO4 बन रहा होगा। कहानी क्लियर है। अब देखिए, इसके बाद देखिए, इसको हमें यार मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, ताकि रिएक्टिव O से रिएक्टिव O कैंसिल हो जाए। 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि रिएक्टिव O से रिएक्टिव O कैंसिल हो जाए, इस प्रकार से। बोलो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है। अगर ये वाली कहानी आपको क्लियर है तो ऐसे केस में 2 KMnO4
2KMnO4 प्लस 3H2SO4 यहां से मिल रहे हैं और 5H2SO4 यहां से मिल रहे हैं 8H2SO4। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि रिएक्टिव O जो यहां से मिले यहां कंज्यूम हो जाए, मतलब आपस में कैंसिल हो जाए। नेट इक्वेशन में रिएक्टिव O नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, इनका जो काम है इसको ऑक्सीडाइज करने का, तो यहां पर कंज्यूम होने चाहिए, इसके लिए 5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5H2SO4, 3H2SO4, 8H2SO4, ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 की आई, 10 की आई। ठीक है, ऐसा ही होगा। और यहां से देखिए राइट साइड क्या मिलता है, राइट साइड हमें मिलता है K2SO4 यहां से 5K2SO4 यहां से 6K2SO4 मिलता है। 5 से मल्टीप्लाई किया 5I2 मिलता है। 5H2 यहां से 3H2 यहां से 8H2 मिल रहे होंगे और 2MnSO4 भी राइट साइड है, 8H2 मिल रहे होंगे, इसमें कोई डाउट। चलिए ये वाली कहानी आपने नोट कर ली है, तो आगे देखिए फेरस सोल्ट आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक सोल्ट। फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा होगा। मीडियम एसिडिक, ना भूले मीडियम क्या एसिडिक है, KMnO4 प्लस H2SO4। फिर से ये वाली इक्वेशन लिख दो यार, ये वाली इक्वेशन जानेमन है, ठीक है ना, ये जानेमन, इसको नहीं भूलेंगे, जानेमन को नहीं भूलते हैं ना जानता हूं, इसको याद रखो यार। तो क्या बनेगा, K2SO4 MnSO4 प्लस H2। ठीक है, मन में, हमारे मन में जान फूंकती है इससे यार, और सारी इक्वेशन हम बना पाएंगे, इसलिए जाने मन, गलत मत समझना इसको कोई स्टोरी नहीं इसके पीछे। यहां देखिए कोफिशिएंट 2 होगा, 3 होगा, यहां कोफिशिएंट 2, 3, 5 लिखेंगे तभी बैलेंस्ड फॉर्मेट में आपके सामने होगी, बिल्कुल होगी। फेरस सोल्ट फेरिक में कन्वर्ट हुआ, मतलब Fe2 प्लस यार Fe3 प्लस में कन्वर्ट हुआ होगा, फेरस फेरिक में कन्वर्ट हुआ होगा। बोलो ये वाली कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर ऐसा है तो FeSO4 प्लस रिएक्टिव O, इससे हमें ये मिल जाएगा, फेरस से फेरिक मिल जाएगा। Fe3 प्लस सल्फेट साथ में है तो Fe2SO4 थ्राइस, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बना और Fe3 प्लस साथ में सल्फेट है, तो क्रॉस ओवर के बाद देखिए Fe2SO4 थ्राइस हमें मिल रहा होगा, Fe2SO4 थ्राइस हमें यहां से मिल रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है। बैलेंस करना चाहें, यहां 2 आयरन है, यहां 2 आयरन के लिए कोफिशिएंट को हमें 2 लिखना होगा, ठीक है, लिख दिया है, लेकिन सल्फेट तो 3 है, इसके लिए हमें 3H2SO4 भी लिखना होगा, या 2H2SO4 से काम चल जाएगा, 2 से काम चल जाएगा, क्यों, 2 सल्फेट यहां है और हमें तो यार वैसे देखा जाए तो एक ही सल्फेट चाहिए, एक से काम चल जाएगा, टोटल 3 सल्फेट है, राइट साइड टोटल 3 सल्फेट हैं, तो एक से काम चल जाएगा, 2 यहां से और एक यहां से, हाँ काम बन गया, 3 सल्फेट है, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए H2 एंड नेसेंट O, ये H2 बना रहे होंगे, अब रिएक्टिव O तो कैंसिल होने चाहिए, यहां देखिए 5 रिएक्टिव O है, यहां 1 रिएक्टिव O है, कैंसिल कैसे होंगे, कैंसिल कैसे होंगे, ये सोचो जरा इनके बारे में। कैंसिल तब होंगे जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो रिएक्टिव O से रिएक्टिव O कैंसिल हो रहे होंगे इस प्रकार से, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए फिर 2KMnO4 3H2SO4 यहां से, 5H2SO4 यहां से, 8H2SO4 मिल रहे होंगे, ठीक है। देखिए 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 FeSO4 भी बन रहे होंगे। बोलो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद देखिए K2SO4 यहां से मिलेगा, हाँ K2SO4 यहां से मिलेगा, 2MnSO4 भी मिलेगा, हाँ 2MnSO4 भी मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहां से देखिए 5 Fe2SO4 थ्राइस भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 5H2 यहां से, 3H2 वहां से, मतलब 8H2 मिलेंगे। बोलो इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं, आपसे हुई कि नहीं हुई? अरे ऐसा काम हमने K2Cr27 की रिएक्शंस के दौरान भी किया था। सल्फाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फेट, सल्फाइट में सल्फर पर चार्ज मिलता है,
कितना, देख लो +4 मिलता है, सल्फर पर चार्ज +4 मिलता है, सल्फाइड सल्फेट तक ऑक्सीडाइज होंगे, SO4 2- जहां पर सल्फर +6 चार्ज के साथ है, ठीक है, और ग्रुप 16 का मेंबर है, बिल्कुल सल्फाइड सल्फेट में डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। +6 तक इसका चार्ज इंक्रीज हो सकता है, ये सल्फाइड है तो सल्फेट बनेगा, नो टेंशन। हाँ, एसिडिक मीडियम है तो काम यार सिमिलर मैनर में मिल रहा होगा, ये वाली इक्वेशन सेम होगी 2KMnO4, ठीक है, और यहां क्या मिलता है, कितने H2SO4, 3 H2SO4 मिलते हैं, याद कर लिया आपने। इस इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करना है, याद कर लिया तो वेरी गुड, कॉपी पेस्ट करना है, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस रिएक्टिव O, तो 2 3 2 3 5 2 3 5 इस प्रकार से कोफिशिएंट मिल रहे होंगे, 2 3 2 3 5 इस प्रकार से कोफिशिएंट मिल रहे होंगे। बोलो, ये मामला क्लियर है। हमें सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें Na2SO3 को Na2SO4 में कन्वर्ट करना है, Na2SO3 को Na2SO4 में कन्वर्ट करना है, Na2SO4 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर ऐसा करना है, सल्फर का चार्ज +4 से हमें +6 लिखना है, तो ऑक्सीडाइज कर दिया, देखिए सल्फर को, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन है क्या, नहीं है, तो क्या करें, यहां देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि रिएक्टिव O से रिएक्टिव O कैंसिल हो जाए, लो जी मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, ऐड कर दो जल्दी से, हाँ कोई टेंशन नहीं लेनी, जल्दी से ऐड करो, 2KMnO4 कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐड कर लोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 Na2SO3, ठीक है, यहां क्या मिल रहे होंगे, 3 H2SO4 मिल रहे होंगे, हाँ 3 H2SO4 मिल रहे होंगे, देखिए बस क्या मिलता है यहां से हमें मिलता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 Na2SO4 प्लस कितने पानी, 3 पानी, 3H2O। बोलो, ये वाली कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो आगे चलते हैं। H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, H2S सल्फर तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर का चार्ज -2 से देखिए 0 हो गया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H2S देखिए सल्फर तक ऑक्सीडाइज हो गया है। बोलो ये वाली कहानी क्लियर है कि नहीं है, तो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives us K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस रिएक्टिव O। यहां कोफिशिएंट मिल रहे होंगे 2 3 5 इस प्रकार से, ये कोफिशिएंट मिल रहे होंगे, ठीक है। ये वाला इक्वेशन तो आपने याद कर ही ली है। और सल्फर यार -2 से 0 में ही कन्वर्ट हो पाएगा, सल्फर 0 तक ही कन्वर्ट हो पाएगा, क्यों, क्योंकि सल्फर होता है इनसोल्यूबल, अलग हो जाएगा तो भैया फर्दर ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएगा, ये इनसोल्यूबल है तो ये यहां तक ही ऑक्सीडाइज हो पाएगा। तो कहने की बात ये है कि आप H2S में रिएक्टिव O डालेंगे तो इस प्रकार से देखिए सल्फर 0 मिल रहा होगा और साथ में H2O मिल रहा होगा, ऐड कर दो, ये कहानी यहां फिनिश हो जाएगी, ऐड कर दो। क्या डायरेक्टली ऐड करने से कहानी फिनिश हो जाएगी, जी नहीं, यहां 5 रिएक्टिव O है, तो इसके लिए आपको यहां भी 5 रिएक्टिव O लिखने होंगे अलग तरफ, यहां राइट साइड, यहां लेफ्ट साइड लिखिए 5 रिएक्टिव O, 5 रिएक्टिव O से 5 रिएक्टिव O कैंसिल हो रहे होंगे, ये लीजिए कैंसिल कर दिए हमने। अब क्या करेंगे, अब हमें यार इसमें इसको ऐड करना तो देखिए 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, यहां देखिए 5H2O, क्या मिलता है इससे, और इससे क्या मिलता है, दिस इक्वेशन गिव्स अस K2SO4 मिलता है प्लस 2MnSO4 मिलता है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 सल्फर, 5 पानी यहां से, 3 पानी वहां से, तो 8 पानी हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसको बैलेंस भी कर लिया है। चले आगे देखिए
SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2SO4। बिल्कुल सही सुना आपने, सल्फर 16th ग्रुप का मेंबर है, अपने चार्ज +4 को इंक्रीज करना चाहेगा और H2SO4 बनाना चाहेगा। 16th ग्रुप का मेंबर है, तो देखिए H2SO4 में सल्फर का चार्ज हमें इसकी खोपड़ी में देखिए क्या मिलता है, +6 मिलता है। बोलिए ये वाली कहानी क्लियर है क्या? ये वाली कहानी क्लियर है, ये आप जानते हैं ही। 2KMnO4 + 3H2SO4 गिव्स अस, क्या मिलता है यहां से मिलता है K2SO4 + MnSO4 + H2O + रिएक्टिव O। एसिडिक मीडियम में यहां देखिए कोफिशिएंट 2, 3, 5 ये मिल रहे होंगे, कोई टेंशन इसमें नहीं है। आगे देखिए SO2 ने क्या किया, SO2 ने यार रिएक्टिव O खाया, SO3 बनाया। SO2 ने क्या बनाया, SO3 बनाया, हाँ रिएक्टिव O खाएगा। सल्फर का चार्ज +4 से कितना होगा, +6 होगा। SO3 में +6 मिल रहा होगा और साथ में पानी है, ये कार्यक्रम पानी में चल रहा है। तो जरा सोचिए, यहां से बना SO3 पानी में है, पानी में SO3 प्लस पानी क्या बन रहा हो, H2SO4, जहां पर सल्फर का चार्ज +6 है। सल्फर का चार्ज कितना है, +6 है। ऑक्सीडाइज हो गया, हाँ बिंदास ऑक्सीडाइज हो गया। अब क्या करना है, जो रिएक्टिव वो यहां निकले हैं ये कंज्यूम होने चाहिए। कंज्यूम करने के लिए क्या करेंगे बोलो, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कंज्यूम करने के लिए, ताकि 5 रिएक्टिव O से 5 रिएक्टिव O कैंसिल हो जाएंगे। नेट इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगी, नो टेंशन। क्या इक्वेशन होगी देख लो, 2KMnO4 प्लस यहां हमारे पास 3H2SO4 है, यहां हमारे पास 5H2SO4 है। 5H2SO4 में से 3H2SO4 हम माइनस कर दें, 5H2SO4 में से हम 3H2SO4 माइनस कर दें तो हमें 2H2SO4 मिल रहे होंगे। 5 में से 3 को माइनस कर दिया तो 2 मिल जाएंगे, नो टेंशन। 2KMnO4 है यहां देखिए SO2 कितने होंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया 5SO2 है। पानी देखिए 5 पानी यहां से मिल रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई किया, और 3 पानी यहां से मिल रहे हैं। 5 पानी यहां से मिल रहे हैं, 3 पानी वहां से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 5 पानी में से 3 पानी माइनस हो जाएंगे। यहां कितने पानी मिल जाएंगे, 2 पानी मिल जाएंगे, नो टेंशन। राइट साइड K2SO4 मिलेगा, 5H2SO4 यहां से, 3H2SO4 वहां से, 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 रह जाएंगे। ये तो हमने लिख लिया है, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, ठीक है ना। 5 में से यार 3 को माइनस करेंगे तो 2 बनेंगे, 2 को तो हमने लिख ही लिया है, कोई टेंशन नहीं है। यहां देखिए यार 2MnSO4 होंगे, हाँ 2MnSO4 होंगे, और कुछ नहीं होगा, बाकी तो सब हमने मेंशन कर ही लिया है। बोलो ये वाली कहानी क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? अगर आपको ये वाली कहानी क्लियर तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखिए इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड फाइनली यार कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, इस इक्वेशन की बात करनी है, कोई टेंशन नहीं है। KMnO4 से मिलते हैं रिएक्टिव O इथाइल अल्कोहल या किसी और अल्कोहल के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ स्ट्रॉन्ग तो है ही। तो ऐसे केस में अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगी और एसिटल्डिहाइड मिल रहा होगा, एल्डिहाइड बन रहा होगा, और एल्डिहाइड स्टेप पर रिएक्शन रुकेगी नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फर्दर रिएक्टिव O एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानेंगे, फाइनल प्रोडक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। देखिए यहां से हाइड्रोजन आपने माइनस किया, -H2O हुआ है ना, क्योंकि 2H और 1 O क्या बना रहे होंगे, पानी बना रहे होंगे। तो कार्बन और O के बीच में क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बनाना चाहेगा, कार्बन भी एक और बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड बन रहा होगा। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये तब्दील हो रहा होगा कार्बन OH बॉन्ड में, क्योंकि रिएक्टिव O फर्दर रिएक्ट करेगी, एल्डिहाइड स्टेप तक रिएक्शन नहीं रुकेगी। ये जो इथाइल अल्कोहल है ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट जरूर होगी, लेकिन एसिटल्डिहाइड फाइनली हमें मिलेगा नहीं। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिटल्डिहाइड इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसमें तब्दील जरूर हो रहा होगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तब ये रिएक्शन यहां तक रुक सकती थी, लेकिन माइल्ड है नहीं, तो ये मिलेगा हमें, कोई टेंशन इसमें।
अरे याद कर लो, डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखा दूंगा यार, टेंशन मत लो। ऑक्सैलिक एसिड यार ऑक्सीडाइज होगा कहां तक? CO2 तक। ऑक्सैलिक एसिड CO2 तक ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सैलिक एसिड में जो कार्बन है इसका चार्ज आप देख रहे होंगे, ये आपको मिलेगा +3। इसका चार्ज आप देख रहे होंगे, ये चार्ज आपको मिलेगा +3। कितना मिलेगा बोलो? +3 मिल रहा होगा। और ये अगर यार ऑक्सीडाइज हो जाए तो कार्बन का चार्ज +3 से चेंज होकर कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीडाइज हो जाए तो कार्बन का चार्ज +3 से चेंज होकर +4 हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी खोपड़ी में जो चार्ज है इसी को ही तो इंक्रीज कर रहा होगा और इसकी शक्ल को बदल रहा होगा। कोई टेंशन नहीं। मीडियम एसिडिक है तो KMnO4 + H2SO4, KMnO4 + H2SO4, K2SO4 + MnSO4 + H2O + रिएक्टिव O। बोलो गाने क्लियर है कि नहीं? अरे अभी क्लियर नहीं है। 2 3 2 3 5 2 3 5 इस प्रकार से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें मिल रहे होंगे। अब देखिए, ये जो H2C2O4 है इसे रिएक्टिव O खिलाएंगे, इसको रिएक्टिव O खिलाएंगे तो कार्बन का चार्ज +3 से चेंज होकर +4 हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कार्बन का चार्ज डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। +3 से कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, कार्बन याद है कि कितने 2 हैं, तो कार्बन को इक्वल करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन 2 ही है, हाँ हाइड्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन राइट साइड 5 मिलते हैं, क्या यहाँ भी 5 है? हाँ 5 है। सब कुछ बैलेंस हो गया है और ऐसा करने से कार्बन का चार्ज यार 1 यूनिट से इंक्रीज भी हो गया है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। रिएक्टिव O से रिएक्टिव O कैंसिल होने चाहिए, बिल्कुल। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, काम बन जाएगा। रिएक्टिव O से रिएक्टिव O कैंसिल हो जाएंगे, नो टेंशन। ये लीजिए, रिएक्टिव O से रिएक्टिव O कैंसिल हुए, बात बन गई। नेट इक्वेशन लिख देंगे। KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ किस प्रकार से शानदार अंदाज में रिएक्ट होगा ये आप जान गए हैं। KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2C2O4 इट गिव्स अस, यहां से क्या मिलता है? यहां से हमें मिलता है K2SO4 + 2MnSO4 प्लस देखिए 10CO2 प्लस 3H2 यहां से और 5H2 यहां से 8H2। ये हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है। जल्दी से इस फाइनल इक्वेशन को आप नोट कर लो। ऑक्सैलिक एसिड किस प्रकार से CO2 में तब्दील हुआ ये आप देख चुके हैं। इस फाइनल इक्वेशन को आपने नोट कर लिया होगा, तो ये आपने देख लिया होगा। आगे देखिए, आर्सेनाइड्स को आर्सेनेट्स में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे कार्बन है 14th ग्रुप का मेंबर, इसका मैक्सिमम चार्ज +4 हो सकता है। सल्फर है 16th ग्रुप का मेंबर, इसका मैक्सिमम चार्ज +6 हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही सोचना है। आर्सेनाइड्स है 15th ग्रुप का मेंबर, इसका चार्ज कितना हो सकता है? +5 हो सकता है। आर्सेनाइट इसको बोलते हैं। ये आर्सेनाइट है, यहां आर्सेनिक की खोपड़ी में +3 चार्ज है, ये इसमें तब्दील होना चाहेगा, आर्सेनेट में तब्दील होना चाहेगा, AsO4 3- में तब्दील होना चाहेगा। यहां आर्सेनिक खोपड़ी में यार +5 चार्ज है, इसमें तब्दील होना चाहेगा। कैसे तब्दील हो पाएगा? रिएक्शन करवानी होगी। देखिए, हमारे पास रिएक्शन ये होगी एसिडिक मीडियम में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम इस्तेमाल में ला रहे होंगे KMnO4 + H2SO4। हाँ, एसिडिक मीडियम में कारनामा होगा। अगर ये कारनामा एसिडिक मीडियम में होगा जरूर K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, बिल्कुल बनेंगे, और भी बहुत कुछ बनेगा, H2 बनेगा, रिएक्टिव O मिल रहे होंगे। बैलेंस हम इस प्रकार से कर रहे होंगे 2 3 2 3 5, ये कोफिशिएंट लिख रहे होंगे 2 3 2 3 5, ऐसे कोफिशिएंट्स को हम लिख रहे होंगे। बोलो ये वाली कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको ये वाली कहानी क्लियर है तो देखिए, आर्सेनाइट Na3 AsO3 हमारे पास रिएक्टिव O खाकर आर्सेनेट क्या बना रहा होगा? Na3 AsO4, ताकि आर्सेनिक का चार्ज +3 से चेंज होकर कितना हो जाए? इसकी खोपड़ी में बैठा हो यार +5,
ये देखिए +3 से चेंज होकर कितना हो गया है, ये +5 हो गया है। बोलिए बोलिए बोलिए, कहानी क्लियर है कि नहीं है? अब हमें क्या करना होगा, यहाँ रिएक्टिव वो 5 है, यहाँ रिएक्टिव वो 5 मिलने चाहिए। इसके लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा। 5 रिएक्टिव ओ से 5 रिएक्टिव ओ कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 KMnO4 प्लस 5 Na3ASO3, ठीक है, प्लस 3H2SO4 इट गिव्स अस, यहां से क्या मिलता है, इट गिव्स अस K2SO4 प्लस 2MnSO4, K2SO4 प्लस 2MnSO4, 3 पानी तो होंगे ही। ये 5 हैं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 5 होंगे, 5 Na3ASO4 और 3 पानी तो होंगे साथ में, प्लस 3H2। ऐसा काम होगा। बैलेंस भी कर लिया और आर्सेनाइट से आर्सेनेट किस प्रकार से बना ये भी जान लिया। तो चलें फिर आगे, ये वाली कहानी क्लियर है तो आगे चलते हैं। हाँ, ये सिलसिला काफी लंबा है, ये नोट कर लिया आपने, तो आगे चलते हैं। आगे हमें यार हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन की बात करनी होगी और एक के बाद एक यार धमाधम रिएक्शंस को जानते हुए आगे बढ़ना होगा। और अगले लेक्चर में हम F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। कुछ और कंपाउंड्स हैं जो कि K2Cr2 KMnO4 के अलावा हैं लेकिन कम इंपोर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे उन कंपाउंड्स को क्या हम जानेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी सिलेबस में उन कंपाउंड्स की कोई जगह नहीं है। अभी हमें इंपोर्टेंट काम जल्दी फिनिश करना है। एनसीईआरटी के दामन में रहते हुए जे एडवांस, नीट, जेईई मेंस जैसे बड़े एग्जाम्स की बात करनी है और बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी आगे चलना है, ठीक है। उन कंपाउंड्स के बारे में कभी मौका मिलेगा तो बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस प्रकार से KMnO4 के साथ रिएक्ट होगा एसिडिक मीडियम में ये जानेंगे। 2 KMnO4 प्लस 3H2SO4 इट गिव्स अस, यहां से क्या मिलेगा, इट गिव्स अस 2 K2SO4, नहीं 1 K2SO4, ये मिस्टेक नहीं करनी यार, K2SO4 प्लस MnSO4, 2 MnSO4 आएगा। हाँ, यहां 2 मैंगनीज है तो यहां भी 2 मैंगनीज मिल रहे होंगे। देखिए मिस्टेक हुई लेकिन मुझे पता चल गया, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग है, देख लिया मैंने। यहां 2 मैंगनीज तो यहां भी 2 मैंगनीज आएंगे। पोटासियम तो 2 ऑलरेडी है, 2 कोफिशिएंट यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। तो 2, 3 आपको पता है तो यहां के कोफिशिएंट पर तो आप कमेंट खुद से भी कर पाएंगे। हाइड्रोजन देखिए 6 है तो यहां 6 हाइड्रोजन मिल पाए, इसके लिए 3H2 लिखना होगा और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 5 रिएक्टिव O हमें लिखना होगा। इस प्रकार से मुझे लगता है इसके लिए आपने इक्वेशन लिख ली होगी। और H2O2 O2 में कैसे कन्वर्ट होगा, ये खाएगा रिएक्टिव O, ठीक है। H2 एंड रिएक्टिव O क्या बनाएंगे, H2 एंड रिएक्टिव O ये H2 बनाएंगे और यहां से देखिए हमें O2 इस प्रकार से शानदार अंदाज मिल जाएगा, नो टेंशन। मिल गया है ये तो यार इनको ऐड कर दो। ऐड कैसे करना है आप जानते ही हैं, रिएक्टिव बचना नहीं चाहिए, नेट इक्वेशन में मिलना नहीं चाहिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 5 रिएक्टिव O से 5 रिएक्टिव O कैंसिल हो जाए, ठीक है। ऐड कर दो इनको, क्या मिलेगा, 2 KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2 इट गिव्स अस, यहां से मिलता है, इट गिव्स अस K2SO4, हाँ K2SO4 है, 2 MnSO4 है प्लस 3H2O, 5H2O, 8H2, ठीक है। 3H2O, 5H2O, टोटल 8H2 एंड 5 यहां भी है, 5 यहां भी था, तो देखिए 5H2O2 हमने लिखा, यहां पर हम क्या लिख रहे होंगे, 5O2 लिख रहे होंगे। इस प्रकार से हमने यार इक्वेशन को बैलेंस भी कर लिया है। चलें आगे, H2O2 किस प्रकार से रिएक्ट हुआ ये देख लिया, इक्वेशन को हमने बैलेंस भी कर लिया। अब यार इन सारे इक्वेशंस को एक साथ लास्ट में देख लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें यार न्यूट्रल मीडियम में बात करनी होगी। मैग्नीज सल्फेट ऑक्सीडाइज होगा MnO2 तक। न्यूट्रल मीडियम में जो स्टेबल आयन मिलता है दैट इज मैग्नीज +4 जो कि MnO2 की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में सबसे पहले ध्यान पूर्वक हमें KMnO4
प्लस पानी। न्यूट्रल मीडियम वाली इक्वेशन लिखनी होगी। यहां 2 आया था, यहां 1 मिल रहा था, याद आया आपको। और देखिए आगे देखिए, यहां क्या मिल रहा था, KOH मिल रहा था, और याद आया होगा यहां MnO2 मिल रहा था, तभी तो मैग्नीज +4 मिल पाएगा, तभी तो मैग्नीज +7 से +4 तक जा पाएगा। बैन 153 न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर 3, 3 इलेक्ट्रॉन खाए, मैग्नीज +7 से चेंज होकर मैग्नीज +4 मिल जाए, कोई टेंशन नहीं, +7 से चेंज होकर कितना मिल जाए, +4 मिल जाए, नो टेंशन। और यहां देखना रिएक्टिव O मिल रहे होंगे। बैलेंस करना चाहें, 2 पोटासियम है, 2 पोटासियम, 2 मैग्नीज हैं, 2 मैग्नीज हैं, रिएक्टिव O कितने मिलेंगे, बैलेंस करना है तो 3 मिल रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए मैग्नीज सल्फेट को ऑक्सीडाइज करना है, हाँ ऑक्सीडाइज करना है। मैग्नीज का चार्ज +2 से +4 लिखना है, मतलब फॉर्मेशन होगी MnO2 की, बिल्कुल MnO2 की फॉर्मेशन होगी। यहां से भी MnO2 बन रहा होगा, मैग्नीज +4 मिल रहा होगा। न्यूट्रल मीडियम है, ये ज्यादा स्टेबल होगा न्यूट्रल मीडियम और फेंटली अल्कलाइन मीडियम के केस में। बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं है? और सोचिए जरा साथ में, यहां 2 रिएक्टिव O हो तो काम बन जाएगा। हाँ 2 रिएक्टिव O अगर हो तो ये काम बन तो सकता है, लेकिन सल्फेट का क्या होगा? अगर एक रिएक्टिव O हो और साथ में H2O हो, तब सल्फेट मिल रहा होगा H2 के साथ, मतलब H2SO4 आप लिख देंगे यहां पर, हाँ H2SO4 लिख देंगे, और A को यहां से मिल रहा होगा, तो मैग्नीज MnO2 की फॉर्म में यह मिल जाएगा। ठीक है, MnO2 में मैग्नीज, और ये मैग्नीज +4 चार्ज के साथ है। हाँ न्यूट्रल मीडियम और फेंटली अल्कलाइन मीडियम के केस में देखना चार्ज कितना मिल रहा होगा, मैग्नीज पर +4 मिल रहा होगा। इस प्रकार से देखिए इन दोनों को ऐड करने से, क्या मिलेगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा कितने से, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। 3 रिएक्टिव O और 3 रिएक्टिव O कैंसिल हो जाएंगे, लो भैया कैंसिल हो गए, ऐड कर दो, काम बन जाएगा। कैसे ऐड करेंगे? अरे बच्चे नहीं है, देखो यहां से 2KMnO4 प्लस कितना MnSO4 है, 3 MnSO4, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 MnSO4। ठीक है, और H2O यार 3 हमें यहां से मिल रहे हैं और 1 यहां से मिल रहा है, दैट इज 4H2O। ठीक है, और आगे देखिए ये कन्वर्जन हुआ तो क्या मिलता है, 2KOH मिलता है, और 2 MnO2 यहां से, 3 MnO2 यहां से, 5 MnO2 मिलते हैं, 5 MnO2 मिलते हैं। और H2SO4 कितने मिलते हैं, 3 H2SO4 मिलते हैं। H2SO4 कितने मिलते हैं, 3 H2SO4 मिलते हैं। बोलिए ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए अगर ये कहानी आपको क्लियर हुई तो सोडियम थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फेट एंड सल्फर। हाँ सोडियम जो थायोसल्फेट है टू सल्फेट एंड सल्फर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, अगर मीडियम हुआ एसिडिक, इन एसिडिक मीडियम तो ऐसा होगा, थायोसल्फेट सल्फेट तक जाएगा और साथ में सल्फर भी मिल रहा होगा। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम नहीं है, फेंटली अल्कलाइन मीडियम है या फिर न्यूट्रल मीडियम है, कम अल्कलाइन है या फिर न्यूट्रल मीडियम है, तो ऐसे केस में यार हमें यहां सल्फर नहीं मिलेगा। ऐसे केस में थायोसल्फेट सल्फेट तक ऑक्सीडाइज होगा। याद रखना है ये आपको, थायोसल्फेट कहां तक ऑक्सीडाइज होगा, सल्फेट तक, जहां सल्फर का चार्ज +2 से कितना हो गया, +6 हो गया। 16th ग्रुप का मेंबर है तो यार चार्ज क्यों इंक्रीज नहीं होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो लिखिए फिर ये वाले इक्वेशन जो न्यूट्रल मीडियम के अंदर तो ऑक्सीडेशन के लिए पोटेंशियल इक्वेशन है KMnO4 की, लिखिए यहां से देखकर लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। 2KOH प्लस 2 MnO2 प्लस 3 रिएक्टिव, देखकर लिख दिया आपने। अब देखिए सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, ये रिएक्टिव O के साथ रिएक्ट हो तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, और यार और कुछ नहीं बनेगा, हाँ और क्या बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। तो बैलेंस करना है इसको, बैलेंस कैसे कर रहे होंगे,
क्या ये ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा? अगर इसको हम बैलेंस करें, सोडियम 2 है और सल्फर, देखिए सल्फर हमें यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, हाँ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो कैसे बैलेंस करोगे फिर? साथ में यार H2 लिख दो, आप साथ में क्या लिख दो? H2 लिख दो। और यहाँ देखिए H2SO4 लिख दो, आप H2SO4 लिख दो। अब बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस हो रहा होगा? H2 है, SO4, इसके लिए क्या हम यहां पर 4 रिएक्टिव O लिख दें? तब क्या ये बैलेंस हो जाएगा? टोटल O लेफ्ट साइड 8 है, राइट साइड भी टोटल O 8 है। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, हाँ हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। सोडियम बैलेंस्ड है, सोडियम बैलेंस्ड है। ऐसा ही करना होगा, तभी जाकर ये हाफ सेल रिएक्शन बैलेंस होगी, तभी जाकर ये जो हाफ रिएक्शन है ये बैलेंस होगी, नहीं तो बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, तो बैलेंस कर लेंगे आप लोग इस प्रकार से। ये सारे थायोसल्फेट सल्फेट में तब्दील हो रहे होंगे। और कोई केस आप कंसिडर करेंगे तो ये बैलेंस हो ही नहीं पाएगा आपसे। याद है, ये 3 रिएक्टिव O है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 4 रिएक्टिव O है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार से इनको ऐड करने से क्या मिलेगा? इस प्रकार से इनको ऐड करेंगे तो रिएक्टिव O से रिएक्टिव O कैंसिल हो जाएंगे। 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएंगे। ऐड करने के बाद 2KMnO4 क्या मिलेगा? 2KMnO4 इंटू 4 है तो 8KMnO4। हाँ 4 से यार मल्टीप्लाई भी किया गया, 2 इंटू 4 8KMnO4, 8KMnO4 मिल रहे होंगे। प्लस यहां देखिए 4H2 यहां से, 3H2 यहां से, 7H2 मिलेंगे हमें। और देख लो यहां देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3Na2S2O3, नो टेंशन, इट गिव्स अस, आगे क्या मिलेगा? आगे हमें 8KOH मिलेंगे, 8KOH मिलेंगे प्लस 8MnO2 मिलेगा। ठीक है, और यहां देखिए 3Na2SO4 मिलेंगे, हाँ 3Na2SO4 मिलेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया, और 3H2SO4 भी मिलेंगे, 3H2SO4 भी मिलेंगे। अब यहां देखना, बेस और एसिड साथ में तो सरवाइव कर नहीं पाएंगे, तो क्या लिखेंगे? KOH और ये H2SO4 अगर रिएक्ट हो जाएं, 3K2SO4 बन रहा होगा, 3H2SO4 अगर यार रिएक्ट होंगे तो 3K2SO4 बन रहे होंगे। तो यहां से मुझे लगता है 6KOH माइनस करने पड़ेंगे 3K2SO4 बनाने के लिए। 3H2SO4 6KOH के साथ रिएक्ट हो जाएं तो मुझे लगता है 2KOH बच जाएंगे, हाँ 2KOH बच जाएंगे। 6KOH और 3H2SO4 रिएक्ट होंगे, तब जाकर हम यहां पर 3K2SO4 लिख पाएंगे। अरे 3 2 जा 6 पोटासियम जरूर यहां से कंज्यूम हुए होंगे, मतलब 6KOH कंज्यूम हुए होंगे। अरे बेस और एसिड एक साथ कैसे मिल सकता है? तो इसका क्या मतलब? इनके आपस में रिएक्शन हुई होगी, एसिड बेस रिएक्शन हुई होगी। यहां देखिए 3K2SO4 हमें मिल रहे होंगे। तो 6K प्लस देखिए K2SO4 में है, तो यहां से 6K प्लस माइनस होंगे, मतलब 6KOH माइनस होंगे, तो कितने KOH मिल रहे होंगे? 2KOH मिल रहे होंगे। इस प्रकार से आपने इक्वेशन लिख ली होगी। तो आगे चलते हैं। फेंटली अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा? इक्वेशन तो ये लिख रहे होंगे। न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम में यार ये इक्वेशन लिख रहे होंगे, KMnO4 प्लस H2, यहां 2 यहां 1, घबराना नहीं है। इस इक्वेशन को काफी बार आप देख चुके हैं। न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम में MnO2 ही मिल रहा होगा और KOH मिल रहा होगा, रिएक्टिव O मिल रहे होंगे। क्या लिखना है यहां पर? 2 2 3, ये कोफिशिएंट लिखना है। यहां देखिए आयोडाइड किस तक ऑक्सीडाइज होगा? आयोडेट तक ऑक्सीडाइज होगा। Ki न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन केस में यार पोटासियम आयोडेट तक ऑक्सीडाइज होगा, KiO3 बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। इन दोनों को ऐड करने से रिएक्टिव O को कैंसिल कर पाएंगे, रिएक्टिव O को कैंसिल कर पाएंगे। ऐड कर दो जल्दी से,
2KMnO4 प्लस Ki प्लस H2O gives us 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस KiO3। हाँ, ये मिल रहा होगा, ये कार्यक्रम हमें मिल रहा होगा। और यार आपको बता दूं, ये जो आयोडेट आयन है ये एसिडिक मीडियम में नहीं मिलेंगे। एसिडिक मीडियम में तो यार ये आयोडेट आयन I- आयन के साथ इनफेक्ट रिएक्ट हो जाएंगे। एसिडिक मीडियम में तो रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, I2 बनाते हैं। मीडियम न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन होगा तभी आयोडेट आयन मिल सकते हैं। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो आयोडाइड आयंस के साथ यार ये वाला काम हो जाएगा, आयोडीन मिल जाएगी। यही तो देखा था हमने, I- IO3- में कन्वर्ट नहीं हुआ था एसिडिक मीडियम में। I- तो यार ऑक्सीडाइज होकर I2 में कन्वर्ट हुआ था। लास्ट में देखिए, इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज इथाइलिन टू इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इथाइलिन को इथाइलिन ग्लाइकोल में भी कन्वर्ट करता है। अनसैचुरेशन मिलता है एल्कलाइन KMnO4 जो है, न्यूट्रल KMnO4 और फ्रेंडली अल्कलाइन KMnO4 जो है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस प्रकार से OH को ऐड कर रहा होगा। 1,2 डाइयोल और ग्लाइकोल हमें मिल जाएगा। 1,2 डाइयोल, विसिनल डाइयोल, अगल बगल OH बैठे हों, इसको यार ग्लाइकोल भी बोलते हैं। बोलिए ये वाली कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? याद रख लेंगे, इसको याद तो रखना ही होगा। अब हम यूजेस की बात कर रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है, प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, इंप्योरिटी मिलती है, इसको एज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड इस्तेमाल में लाया जाता है। एल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। एल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट इज आल्सो नेम्ड एज बेयर्स रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। क्योंकि अगर यार पाई बॉन्ड हुआ तो ब्रेक होगा, इस प्रकार से 1,2 डाइयोल बन रहा होगा। ऐसे देखिए, अनसैचुरेशन है, KMnO4 डालेंगे, एल्कलाइन KMnO4 डालेंगे, फ्रेंडली अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे तो OH ऐड हो जाएगा, इसका पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। इसके पर्पल कलर के डिसअपियर होने की वजह से हम बोल देंगे जो KMnO4 है ये रिएक्ट हुआ, अनसैचुरेशन होगा तभी तो रिएक्ट हुआ, यानी इससे अनसैचुरेशन डिटेक्ट हो जाएगा। और ये जो KMnO4 है ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम कर पाएगा। KMnO4 अपने कलर को चेंज कर रहा होगा, ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम कर रहा होगा। याद रखना है, KMnO4 के क्या सेल्फ इंडिकेटर लिया जा सकता है? हाँ, KMnO4 एज ए सेल्फ इंडिकेटर बिहेव करेगा, अपने पर्पल कलर को डिस्चार्ज कर रहा होगा, डिसअपियर कर रहा होगा। इट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर डिटेक्शन ऑफ हैलाइड सल्फाइड ऑक्सलेट। हाँ, इनके साथ रिएक्शन हो जाएगी, इनको डिटेक्ट करने के लिए KMnO4 को हम इस्तेमाल में लेकर आएंगे। इनसे रिलेटेड तमाम रिएक्शन हम काफी पहले ही देख चुके हैं। इट इज वाइडली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, जर्म्स को मारने के लिए, किल करने के लिए इसको यार इस्तेमाल में लाया जाता है। और वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो KMnO4 से रिलेटेड काफी सारी बातें आपने देख ली। KMnO4 से रिलेटेड काफी सारी बातें आपने देख ली। एक साथ अगर हमें काफी सारी रिएक्शंस की बात करनी हो, एसिडिफाइड KMnO4 के केस में एक साथ हमें काफी सारी रिएक्शंस की बात करनी हो तो क्या आप बात कर पाएंगे? अरे पूछिए अपने आप से, क्या बात कर पाएंगे? हाँ, ये एक्टिविटी सभी स्टूडेंट्स को परफॉर्म करनी है। एक साथ ढेर सारी रिएक्शंस आपको यार सोचनी है, दिमाग में रखनी है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स यार आंसर कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे अपनी अंतिम सांसों तक इंतजार रहेगा कि आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है ना? मीडियम कौन सा होगा? एसिडिक होगा, मीडियम एसिडिक होगा। तो क्या मिल रहा होगा? खूब सारी बातचीत हमें करनी है। KMnO4 प्लस H2SO4 है, एसिडिक मीडियम है। SO3 2- का क्या होगा? H2S से क्या बनेगा? इसके अलावा H2O3 2- का क्या होगा? थायोसल्फेट आयंस के साथ क्या बन रहा होगा? NO2- की रिएक्शन करवा दें। ASO3 3- हमारे पास है,
C2O4 2 माइनस है हमारे पास, Fe2 प्लस का केस है, SN2 प्लस का केस है, और क्या हो सकता है, Ki हो सकता है, I माइनस का केस है, Cl माइनस का केस है, I माइनस का केस है, Cl माइनस का केस है ना। ये सारी बातचीत हमारी हो चुकी, ऑलरेडी हो चुकी। थ्योरी पार्ट में हमने ये तमाम बातें कर ली हैं। कुछ बातें हमने आज कर ली हैं, कुछ पिछले सेशन में ही कर ली थी। याद होगा SN2 प्लस 14 ग्रुप का मेंबर है SN, तो यार ये अपनी खोपड़ी में +4 चार्ज मैक्सिमम रखना चाहेगा। कई बच्चे कहेंगे थ्योरी में नहीं देखा, अरे बता दिया मैंने अभी, ठीक है। और देख लो, काफी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर NO2 माइनस किस में तब्दील होगा। ये यार 15 ग्रुप का मेंबर, यहां फिलहाल नाइट्रोजन की खोपड़ी में +3 चार्ज मिल रहा है, ये तब्दील होगा, हिंट लिख लो, NO3 माइनस में नाइट्रेट बनाएगा ये ऑक्सीडाइज होकर। 15 ग्रुप का मेंबर है, ये 14 ग्रुप का मेंबर है तो SN4 प्लस बनाएगा ये। इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे, इस सोच में भी पड़े होंगे कि यार यहाँ पर I माइनस Cl माइनस है, मीडियम एसिडिक है तो I2 और Cl2 बनेगा, ठीक है। इस सोच में नहीं पड़ना है। और H2O3 2 माइनस के बारे में बता दें, जब मीडियम एसिडिक हो, इफ मीडियम इज एसिडिक, तो ये सल्फेट नहीं बनाएगा, केवल ये सल्फेट के साथ सल्फर बनाएगा अगर मीडियम एसिडिक है। न्यूट्रल और बेसिक मीडियम है तो केवल सल्फेट आयंस मिलेंगे, इसके ऑक्सीडाइज होने से सल्फर नहीं मिलेगा, सल्फर भी सल्फेट के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया होगा। लेकिन एसिडिक मीडियम है तो प्यारे दोस्तों यहां देखिए, सल्फेट के साथ सल्फर भी बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को याद रखेंगे, जहन में डाल लेंगे इस बात को। ये छोटी छोटी बातें कब जाकर बहुत बड़ी हो सकती हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो इनको यार अपने नोट्स में लिख लो, जहन में रख लो। तो तमाम रिएक्शन आपको लिखनी, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने यार इफेक्टिव पढ़ाई की है, सब कुछ ध्यान पूर्वक सुना है और समझ लिया है। इंप्लीमेंट तो आप कर ही लेंगे, हाँ एग्जाम में मुझे यकीन है अगर ये सारी बातें आपने जान ली तो इंप्लीमेंट तो हो ही जाएंगी। तो यार बिंदास पढ़ाई करो ना, खुले मन के साथ, ऊंचे विचारों के साथ पढ़ाई करते रहो और यूं ही यार आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी फिर से मुलाकात होगी और NCERT बुक और हमारे सिलेबस में जितना पार्ट है, जितना NCERT बुक में दिया है, जितना हमारे सिलेबस में है, जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको यार हम फिनिश कर रहे होंगे। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।